आज का टॉपिक है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लास 12th का यह आपका फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनीशन जानेंगे, चार्ज के बारे में जानेंगे। चार्ज के बाद आपका रहेगा कूलम्ब्स फोर्स, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आप जानने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इक्यू पोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। फिर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल सेक्शन आएगा। डाइपोल से रिलेटेड 6 कैलकुलेशन करना है, वह सारा कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। और लास्ट टॉपिक रहेगा किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं चार्ज का डिस्कशन। और चार्ज के डिस्कशन से पहले आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम लोग डिफिनीशन पे आ जाएं। नाम लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो, बोलने से पता चल रहा है रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन। रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन। और सेकेंड टर्म है आपका स्टैटिक्स, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल स्टैटिक कंडीशन में हो, मीन्स वह रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो स्टैटिक को मैं बोल ले रहा हूँ एट रेस्ट। इलेक्ट्रो मीन्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि रेस्ट कंडीशन में हो तो जो कुछ भी हम लोग स्टडी करेंगे वह स्टडी ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। अब आपका जो यह पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, इस पर चार्ज नाम का एक प्रॉपर्टी होता है। और यदि इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट कंडीशन में है तो इलेक्ट्रॉन पे जितना अमाउंट का चार्ज है वह चार्ज भी रेस्ट कंडीशन में होगा। तो आपने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रो मतलब रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मतलब रेस्ट। मीन्स इलेक्ट्रॉन यदि रेस्ट कंडीशन में रहे तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉन बिना चार्ज के नहीं रह सकता, तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में, या फिर आप बोलिए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज रेस्ट में रहे, तो जो कुछ भी स्टडी करेंगे उस स्टडी को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो नीचे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनीशन लिखा हुआ है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में रखे और या फिर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रेस्ट में रखे, तो फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें आप इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज का पूरा नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें आप इलेक्ट्रिक चार्ज के रेस्ट कंडीशन का स्टडी करते हैं, वह ब्रांच आपका कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट डिफिनीशन है आपका चार्ज का। आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन जैसा ही एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव नेचर का चार्ज, और प्रोटॉन एक और पार्टिकल है जिस पे पॉजिटिव नेचर का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज होता है। इस चार्ज के बारे में अब जान लेना है कि चार्ज क्या चीज़ है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज तो है, लेकिन चार्ज को डिफाइन करना हो, बताना हो किसी को कि चार्ज क्या चीज़ है, तो आप बोल सकते हैं कि चार्ज जो है वह इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बिना चार्ज नाम के प्रॉपर्टी के नहीं रह सकता। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वह बिना मास के नहीं रह सकता। यह स्टाइलस आपको जो मार्कर दिख रहा है इसके पास भी मास है, एक बहुत बड़े हाथी के पास भी मास होगा, एक छोटी चींटी है तो उसके पास भी मास हुआ करता है। तो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट बिना मास के नहीं रह सकता,
इसी तरीके से कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी प्रोटॉन बिना चार्ज के नहीं रह सकता है। तो आप बोल सकते हैं चार्ज के बारे में, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बेसिक या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन चार्ज नामक इस प्रॉपर्टी के बिना नहीं रह सकता। दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसी प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को एक साथ हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। तो चार्ज का आपका डिफिनीशन हो गया कि यह इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का प्रॉपर्टी है, या फिर आप बोलेंगे कि चार्ज क्या है? तो सब एटॉमिक पार्टिकल का प्रॉपर्टी है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ही आपने बोला सब एटॉमिक पार्टिकल। नेक्स्ट आपका यह जानना है कि इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज नाम का एक नया फिजिकल क्वांटिटी आया, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग तीन चीज़ों के बारे में ज़रूर जानते हैं। पहला यह कि उस फिजिकल क्वांटिटी को आप किस सिंबल से डिनोट करते हो, दूसरा उसका एसआई यूनिट क्या है, और तीसरा कि वह फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। तो चार्ज के बारे में लिखा हुआ है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर है मीन्स इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। हैविंग एसआई यूनिट कूलम्ब। चार्ज स्केलर है जिसका एसआई यूनिट कूलम्ब होगा। जैसे डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर, मास का एसआई यूनिट केजी, ऐसे ही चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब हुआ करेगा। इट इज जनरली डिनोटेड बाई कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। चार्ज को यदि आपको डिनोट करना हो तो कैपिटल क्यू से डिनोट कीजिए या फिर स्मॉल क्यू सिंबल से डिनोट कीजिए। तो चार्ज का सिंबल क्यू हो गया, चार्ज का ऐसा यूनिट हो गया कूलम्ब, और चार्ज का ऐसा क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी हो गया। नेक्स्ट आपने बोला कि चार्ज क्या है? तो प्रॉपर्टी है प्रोटॉन का या फिर इलेक्ट्रॉन का, और चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब है। तो अपने को यह जानना होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना कूलम्ब का चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर कितने कूलम्ब का चार्ज होता है। तो अगले पॉइंट में यही लिखा हुआ है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे मैंने बताया कि निगेटिव नेचर का चार्ज है तो साइन माइनस, और चार्ज का वैल्यू कितना? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। माइनस के बदले माइनस, और इस पूरे न्यूमेरिकल वैल्यू को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को हम लोग स्मॉल ई से डिनोट कर लिया करते हैं। मीन्स स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए यूज हुआ करेगा। बाकी किसी भी बॉडी का चार्ज हो तब तो उसे आप क्यू सिंबल से डिनोट करेंगे, लेकिन यदि चार्ज इलेक्ट्रॉन का हो जाए तो उसे आप ई सिंबल से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है आपका चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज तो प्लस दिखा दिया, और चार्ज का मैग्नीट्यूड या वैल्यू जितना इलेक्ट्रॉन का उतना ही प्रोटॉन का होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। प्लस को आपने प्लस लिखा और इस पूरे वैल्यू को ऊपर भी ई बोला था तो नीचे भी इसे ई बोल लिए। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई और प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई। जब आपसे पूछा जाए दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में हम लोग निगेटिव नहीं लेते हैं, तो दोनों ही के चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल ई या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू बताइएगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यह दोनों फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज होता है, तो इस दोनों पार्टिकल का चार्ज आपको याद रखना होगा। आपने इलेक्ट्रॉन का चार्ज यदि याद रख लिया तो प्रोटॉन भी उतना ही, केवल नेचर पॉजिटिव है। इसके अलावा एक और पार्टिकल है जिसे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, और उसके चार्ज और मास के बारे में आपको जानना है। तो लिखा है चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, और अल्फा का जो चार्ज होता है वह प्रोटॉन के चार्ज का 2 टाइम्स हुआ करता है। प्रोटॉन का चार्ज आपने सिंबल के फॉर्म में लिखा प्लस ई, और मैंने बोला कि अल्फा का चार्ज प्रोटॉन का 2 टाइम्स, तो अल्फा का चार्ज +2 ई का 2 टाइम्स +2 ई हो गया। मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का 2 टाइम्स, और अल्फा का मास होता है प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स। तो यहाँ मैंने लिख लिया 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो यह चारों डाटा आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, अल्फा का चार्ज और अल्फा का मास भी आप याद रखेंगे। आगे के क्लासेस में मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भी मास डाल दूंगा, उसे आप अलग से याद कर लीजिएगा। अभी एक साथ बहुत सारा डाटा हो जाता तो याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती।
चार्ज से रिलेटेड अभी तक आपने बेसिक बात जान लिया। अब आगे चार्ज से रिलेटेड अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 3 बात जानना होता है। फर्स्ट टॉपिक को हम लोग बोलते हैं चार्ज का प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सेकेंड बोलते हैं प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, अनचार्ज बॉडी को किस किस प्रोसेस से चार्ज किया जाए। तो फर्स्ट टॉपिक आपका हो गया चार्ज का प्रॉपर्टी, सेकेंड टॉपिक चार्ज से रिलेटेड प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, और चार्ज से रिलेटेड लास्ट टॉपिक जानना होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज से रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक मैंने लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का पहला प्रॉपर्टी मीन्स चार्ज का जो गुण है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चार्ज का फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखा है चार्जेज आर एडिटिव। चार्ज जो है वह आपस में ऐड हो जाता है। चार्ज को आपने स्केलर बोला, तो जैसे आप स्केलर को 2 + 5 7 बोलते हैं, ऐसे ही चार्ज रहे तो यूनिट के साथ 2 कूलम प्लस 3 कूलम ऐड होकर के 5 कूलम, और 2 कूलम माइनस 10 कूलम माइनस 8 कूलम हो जाएगा। चार्ज आपस में ऐड हो जा रहा है, इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग बोलते हैं चार्जेज आर एडिटिव। चार्ज से रिलेटेड सेकेंड प्रॉपर्टी कहलाता है चार्जेज आर कंजर्व्ड। चार्ज जो है वह कंजर्व है। किसी भी चीज़ को कंजर्व तब बोलते हैं जब उसका वैल्यू आप न बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। जब वैल्यू फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, तब उसे आप कंजर्व बोलते हैं। तो आपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोला चार्जेज आर कंजर्व्ड, आगे लिखा है डेट इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैंने बोला कि पूरे यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज है, चार्जेज आर कंजर्व्ड का मतलब टोटल पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज को मिला करके जो नेट चार्ज है वह चार्ज कंजर्व्ड है, उसे आप बढ़ा नहीं सकते या घटा नहीं सकते। इसलिए लिखा हुआ है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड। यदि आप क्रिएट कर पाते तब तो चार्ज बढ़ जाता, और डिस्ट्रॉय कर पाते तो चार्ज घट जाता। लेकिन चार्ज को ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना क्रिएट कर सकते हो, तो टोटल चार्ज जो पूरे यूनिवर्स का है वह हमेशा फिक्स रहा करेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में फर्स्ट प्रॉपर्टी चार्जेज आर एडिटिव, सेकेंड प्रॉपर्टी चार्जेज आर कंजर्व्ड, मीन्स टोटल चार्ज यूनिवर्स का फिक्स है, उसे बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। चार्ज से रिलेटेड थर्ड प्रॉपर्टी है चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। चार्जेज आर क्वांटाइज्ड, इस टॉपिक को थोड़ा समझना होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या फिर चार्जेज आर क्वांटाइज्ड का क्या मतलब। तो जो सबसे छोटा चार्ज है वह किसी इलेक्ट्रॉन का चार्ज या फिर प्रोटॉन का चार्ज। वैल्यू आपने अभी देखा था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जिसे सिंबल के फॉर्म में मैंने ई लिख लिया। तो यहाँ पर ई का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यदि 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका चार्ज 2e हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 3e, 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 4e। इसी तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 ना होकर के n हो जाए तो चार्ज आप बोलिएगा n × e। एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1e, 2 के लिए 2e, 3 के लिए 3e, तो n के लिए n × e। तो यह पूरा चार्ज हो गया कितने इलेक्ट्रॉन का, n इलेक्ट्रॉन का। और चार्ज को तो आप q से डिनोट करते हैं, तो किसी भी बॉडी का चार्ज q जो होगा वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज का n गुना हुआ करेगा। और n आपको दिख रहा है, यहाँ के लिए 1 है, यहाँ के लिए n2, यहाँ के लिए 3, यहाँ के लिए 4। यदि आप आगे लिखते तो n5 डालते, मीन्स किसी भी बॉडी के ऊपर का जो चार्ज होगा वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज का n गुना, और n हमेशा इंटीजर होना चाहिए या होल नंबर होना चाहिए। किसी भी बॉडी का चार्ज q जो है, किसी भी बॉडी का चार्ज q वह e का n टाइम्स, और n हमेशा इंटीजर होना चाहिए। और चार्ज का यह प्रॉपर्टी ही कहलाता है चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। तो जहां आपने लिखा चार्जेज आर क्वांटाइज्ड, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है द चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और डेट ऑफ अ प्रोटॉन। किसी भी बॉडी का चार्ज जो q है वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज का n गुना, जहां n इंटीजर है। इसी बात को मैंने लिखा कि इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ e। e मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज से रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक जो आपका था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज,
उसमें 3 प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा, चार्जेज आर एडिटिव, चार्जेज आर कंजर्व्ड और चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। कोई पूछे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या इक्वेशन आता है, तो आप बोलेंगे कि Q इक्वल्स टू NE, या इस Q इक्वल्स टू NE वेयर N इज एनी इंटीजर। इस इक्वेशन को ही हम लोग बोलेंगे चार्ज का क्वांटाइजेशन। नेक्स्ट आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है इज अ चार्ज ऑफ, फर्स्ट में दिया ए में 3.2 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम्ब, और बी में बोला 4.8 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम्ब, पॉसिबल और नॉट। दो चार्ज आपका दे दिया और आपसे पूछा कि ए वाला चार्ज पॉसिबल है या नहीं और बी वाला चार्ज भी पॉसिबल है या नहीं। इसके लिए मैंने नीचे सॉल्व करना स्टार्ट किया। फर्स्ट चार्ज आपका था 3.2 10 टू द पावर -18 कूलम्ब, तो चार्ज Q को मैंने लिखा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम्ब। Q तो अभी आपने देखा था क्वांटाइजेशन से, Q इक्वल्स टू NE, तो NE इक्वल्स टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम्ब। यहाँ से N का वैल्यू निकाले तो E जो है मल्टीप्लाई में वह 3.2 के डिवाइड में चला जाएगा, तो N आया 3.2 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम्ब डिवाइडेड बाई E। नेक्स्ट स्टेप में आपने E का वैल्यू डाल लिया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। 3.2 से 1.6 जब डिवाइड होगा, सॉरी 1.6 से जब 3.2 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स कैंसिल होगा, और -19 डिवाइड के ऊपर जा करके +19, तो यह -19 ऊपर जाके +19, पहले से है -18, 10 का पावर 1, तो 10 के पावर को 1 लिखने की जरूरत नहीं है। N का वैल्यू आ गया 2 इंटू 10 मीन्स N का वैल्यू 20, और आपने इक्वेशन Q इक्वल्स टू NE में बोला था कि N हमेशा इंटीजर आना चाहिए, और यहाँ सॉल्व करने पे N का वैल्यू इंटीजर आ रहा है, मीन्स यह चार्ज जो दिया हुआ था आपका 3.2 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम्ब, यह चार्ज पॉसिबल है। सेकेंड आपका बोला था 4.8 10 टू द पावर -20 कूलम्ब का चार्ज। तो नेक्स्ट बी में देख लीजिए, चार्ज Q का वैल्यू दिया 4.8 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम्ब। Q को आपने अगेन लिख लिया NE, यहाँ से N निकालने के लिए E को डिवाइड में E का वैल्यू डाल दिए, और वैल्यू डालने पे 4.8 में 1.6 से डिवाइड करने पे 3, -19 ऊपर जाके +19, पहले से है -20, सॉल्व होकर के 10 टू द पावर -1, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -1, इसे या तो आप 0.3 लिखेंगे या फिर 3/10, 0.3 भी इंटीजर नहीं है और 3/10 भी इंटीजर नहीं है। फॉर्मूला से Q इक्वल्स टू NE से N को इंटीजर होना था, सॉल्व करने पे N फ्रैक्शन आया, मीन्स यह जो चार्ज आपका दे रखा है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम्ब, यह चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो नीचे आपका लिखा हुआ दिख रहा होगा, दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। तो चार्ज के प्रॉपर्टी से रिलेटेड 3 प्रॉपर्टी आपने देखा, चार्ज एडिटिव है, कंजर्व्ड है और क्वांटाइज्ड है। अब हम लोग चार्ज से रिलेटेड सेकेंड टॉपिक पे आ जाएं, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। चार्ज से रिलेटेड सेकेंड टॉपिक है प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, कि किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी को किस किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आपके पास एक ग्लास का रॉड हो, शीशा का बना हुआ रॉड हो, और आपके दूसरे हाथ में एक सिल्क का कपड़ा हो। यदि आप सिल्क के कपड़ा से ग्लास के रॉड को रगड़ देंगे तो ग्लास के रॉड पे स्क्रैच आ जाएगा। जैसे आपका मोबाइल कहीं गिर जाए तो उसके स्क्रीन पे स्क्रैच आ जाता है, इसी तरीके से यदि आप ग्लास के रॉड को सिल्क के कपड़ा से कस के रगड़ देंगे तो उसके सरफेस पे, ग्लास के सरफेस पे स्क्रैच आ जाएगा। और स्क्रैच आने का मतलब है कि उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क क्लॉथ में चला जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है या जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो लेता है या जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर हमेशा निगेटिव चार्ज हुआ करता है। तो रगड़ने से पहले ग्लास के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, सिल्क के ऊपर भी चार्ज नहीं था, और जब आपने रगड़ दिया तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकला है तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और वह इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क में गया तो सिल्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सॉरी
ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क में गया है तो सिल्क के ऊपर निगेटिव चार्ज। रगड़ने से पहले दोनों ही बॉडी अनचार्ज था और रगड़ने के बाद ग्लास पॉजिटिव और सिल्क निगेटिव अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने का यह प्रोसेस कहलाता है चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन। रगड़ने के कारण घर्षण पैदा हुआ जिसे आप फ्रिक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट यही टॉपिक था, चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन, कि अनचार्ज बॉडी को रब करके या फ्रिक्शन के द्वारा भी हम चार्ज कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट एग्जांपल आपने देखा कि ग्लास रॉड को यदि सिल्क के क्लॉथ से रगड़ दिया जाए तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका ठीक उल्टा काम होता है यदि आप रॉड ग्लास का ना लेकर के एबोनाइट का बना हुआ रॉड ले लीजिए। जैसे प्लास्टिक एक मटेरियल है, वुड एक मटेरियल है, रबर एक मटेरियल है, ऐसा ही एक मटेरियल है जिसको एबोनाइट बोला करते हैं। और यदि रॉड आपका हो जाए एबोनाइट का और उसको आप रगड़ दीजिए ऊल से, ऊल मीन्स ऊन, जिसका हम लोग स्वेटर वगैरह जाड़े में पहनते हैं, तो जब भी एबोनाइट को आप ऊल से रगड़ेंगे, ऊल सॉफ्ट होता है, इस बार ऊल का इलेक्ट्रॉन निकल करके एबोनाइट के रॉड में जाएगा, ऊल से इलेक्ट्रॉन निकला तो ऊल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एबोनाइट में इन किया है तो एबोनाइट के ऊपर निगेटिव चार्ज। आपने ग्लास वाले में देखा था कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव है और सिल्क पे निगेटिव, एबोनाइट और ऊल में उल्टा हुआ, यहाँ पर एबोनाइट रॉड पे निगेटिव आया और ऊल पे पॉजिटिव चार्ज। तो आप केवल एक एग्जाम्पल याद रखिएगा ग्लास और सिल्क वाला, और कभी यदि आपसे एबोनाइट और ऊल पूछा जाए तो उस रिजल्ट का उल्टा कर लिया करेंगे। वही कुछ नीचे लिखा हुआ है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ ग्लास becomes positively charged while silk become negatively charged. But when an ebonite rod is rubbed with wool, rod become negatively charged while wood नहीं, यह wool होगा, wool becomes positively charged। तो अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने का फर्स्ट प्रोसेस कहलाया चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन। सेकेंड प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने का सेकेंड प्रोसेस कहलाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा हम लोग किस तरीके से अनचार्ज बॉडी को चार्ज करते हैं वह आपको इस फिगर में दिख जाएगा। आपके पास दो बॉडी है, बॉडी ए जिस पे पहले से +10 कूलम का चार्ज है, बॉडी बी जो कि अनचार्ज है, और कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा इस अनचार्ज बॉडी बी को भी चार्ज कर लेना है। तो सेकेंड स्टेप में मैंने दिखाया ए जैसा था वैसा आपने ए को दिखा लिया, बी जैसा था वैसा दिखा लिया, और दोनों को एक कंडक्टिंग वायर के द्वारा कनेक्ट कर लेते हैं। कंडक्टिंग वायर मीन्स ऐसा वायर जिसके थ्रू करंट फ्लो कर सके। अब जब दोनों को आपने कनेक्ट कर लिया तो ए पे चार्ज था, बी पे चार्ज नहीं था, ए का चार्ज इस वायर के द्वारा बी पे भी पहुंचेगा। अब ए पे कितना और बी पे कितना चार्ज, इसके लिए आप क्या कीजिए कि पहले जो दोनों बॉडी का चार्ज था उसको ऐड कर लीजिए। तो पहले इस पे 10 था, इस पे नहीं है, तो ऐड करने पे 10 + 0 नहीं है मीन्स 0 चार्ज, 10 + 0 10 कूलम का चार्ज आ गया, उसमें 2 से डिवाइड कर लीजिए, 10/2 5, इस पे भी +5 कूलम और इस पे भी +5 कूलम। यहाँ पर ध्यान यह देना होगा कि चार्ज इक्वल होने के लिए एक तो दोनों बॉडी कंडक्टिंग होना चाहिए, दोनों का शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। शेप सेम का मतलब यदि यह स्फेयर तो यह भी स्फेयर होना चाहिए, और यह सिलेंडर तो इसको भी सिलेंडर होना होगा। दूसरा आपने बोला कि साइज भी सेम होना चाहिए, मीन्स यदि इसका इस स्फेयर का रेडियस 10 सेंटीमीटर तो इसका भी रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक बड़ा स्फेयर हो जाए और एक छोटा स्फेयर, तो फिर इक्वल चार्ज नहीं मिलेगा। चार्ज यहाँ से अनचार्ज पे आएगा तो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हो पाएगा। लेफ्ट वाले एग्जाम्पल में जो आपने अनचार्ज बॉडी बी के ऊपर चार्ज डाल दिया कंडक्शन के द्वारा +5, यहाँ पर एक बॉडी चार्ज था और दूसरा बॉडी अनचार्ज है। आगे हम लोग इस फिगर में देखें राइट वाले में, यहाँ पर ए और बी दोनों बॉडी चार्ज है, और इस दोनों बॉडी के बीच यदि हम लोग कंडक्शन करवा दे
तो ए पे कितना चार्ज और बी पे कितना चार्ज होगा यही देखना था। यहाँ भी आप वही तरीका यूज कीजिए, दोनों चार्ज को पहले ऐड कर लीजिए, फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए। 10 और -30 को ऐड करेंगे तो -20, 2 से डिवाइड करेंगे -20/2 आएगा -10। तो ए पे भी -10 कूलम्ब और बी पे भी -10 कूलम्ब। अनचार्ज बॉडी बी को चार्ज करने का यह प्रोसेस कहलाया चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसमें या तो दोनों बॉडी को आप डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आइए, टच करवा दीजिए, नहीं तो दोनों को एक कंडक्टिंग वायर के द्वारा कनेक्ट कर लीजिए। अनचार्ज बॉडी यदि इस तरीके से चार्ज होगा तो यह प्रोसेस कहलाएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग का पहला पॉइंट आपने देखा चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन, सेकेंड पॉइंट आपने देखा चार्जिंग बाय कंडक्शन, सेकेंड पॉइंट चार्जिंग बाय कंडक्शन। अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने का जो तीसरा तरीका है उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। कंडक्शन का मतलब था चार्ज और अनचार्ज बॉडी के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट, इंडक्शन का मतलब होगा चार्ज बॉडी ए और अनचार्ज बॉडी बी के बीच नो डायरेक्ट कांटेक्ट। यहाँ पर ए और बी दोनों में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, बावजूद इसके अनचार्ज बॉडी बी आपका चार्ज हो जाया करेगा। और यदि ऐसा होगा जिस प्रोसेस के द्वारा, उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन प्रोसेस के द्वारा हम लोग किस तरीके से अनचार्ज बॉडी को चार्ज करेंगे यह जानना है। इसके लिए आपने दो बॉडी लिया, ए के ऊपर +10 और बी अनचार्ज है। अनचार्ज होने का मतलब है कि बी के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज, फिर जाकर के यह बॉडी बी अनचार्ज या न्यूट्रल बोला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यदि यहाँ पे आपने प्लस चार्ज रखा तो एक माइनस होगा, एक प्लस तो फिर माइनस भी होना चाहिए, प्लस तो माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस और माइनस, यहाँ भी प्लस और माइनस। मीन्स इस पूरे बॉडी पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव, फिर जाकर के बॉडी भी अनचार्ज या न्यूट्रल बोला जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जब भी एक पॉजिटिव चार्ज के बगल में दूसरा पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है और पॉजिटिव चार्ज निगेटिव को अट्रैक्ट किया करता है। इस चीज को मैंने नेक्स्ट फिगर में दिखाया। ए पे था पॉजिटिव चार्ज +10 कूलम का, और ए वाला पॉजिटिव यहाँ का जितना भी पॉजिटिव है सबको रिपेल करके दूर भगा दिया, तो सारा पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ दिख रहा है, यह चार्ज अंदर में ही होगा। पॉजिटिव के कारण जितना भी बी का पॉजिटिव था वह रिपेल होकर के राइट साइड आ गया, और जितना भी बी का निगेटिव था इस साइड का सब अट्रैक्ट होकर के लेफ्ट साइड चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा कि बी वाले को एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट फिगर में आपने देखा कि यह बी वाला जो था इसे कंडक्टिंग वायर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट कर लिया, और इसे हम लोग बोलते हैं अर्थिंग करना। अब बॉडी बी जैसे ही ग्राउंड से कनेक्ट हुआ है कंडक्टिंग वायर के थ्रू, तो ए का पॉजिटिव इधर वाले पॉजिटिव को रिपेल कर रहा था, पॉजिटिव रिपेल्ड होना चाहेगा और निगेटिव इससे अट्रैक्ट होकर के लेफ्ट साइड ही रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, तो होगा क्या कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है जितना अमाउंट का उतना ही अमाउंट का इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके बॉडी में इन करेगा। और यहाँ पर यदि आपको 3 पॉजिटिव दिख रहा है, मीन्स आप 3 प्रोटॉन कंसीडर कर सकते हैं, तो इक्वल अमाउंट का 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा, और यह 3 पॉजिटिव और 3 निगेटिव मिल करके यह साइड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इधर कोई चार्ज नहीं रहेगा।
अब लेफ्ट साइड में आपके पास चार्ज है और राइट साइड में कोई चार्ज है और राइट साइड में कोई चार्ज। लेफ्ट साइड में आपके पास निगेटिव चार्ज, राइट साइड में आपके पास कोई चार्ज नहीं है, तो यह निगेटिव चार्ज ही अपने आप को पूरे बॉडी पे स्प्रेड कर लेगा, फैला लेगा, और उसे मैंने लास्ट फिगर में दिखाया। ए के ऊपर +10 है तो बी के ऊपर निगेटिव तो आया, और ए के ऊपर यदि माइनस रहता तो बी के ऊपर प्लस आ जाता, क्योंकि निगेटिव के कारण रिपेल होकर के इस बार निगेटिव चार्ज राइट चला जाता, पॉजिटिव लेफ्ट, सारा निगेटिव ग्राउंड पे चला जाता, तो पॉजिटिव ही अपने आप को पूरे बॉडी में स्प्रेड कर लेता। तो एक तो आप देख रहे हैं कि ए का चार्ज पॉजिटिव तो बी पे निगेटिव होना चाहिए, और दूसरा कि यदि ए और बी दोनों कंडक्टिंग है, दोनों का शेप साइज सेम हो, तो ए पे यदि +10 तो बी पे माइनस तो होगा, वैल्यू भी 10 ही होगा। तो आप देख रहे हैं कि इंडक्शन प्रोसेस में दोनों ही बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आया करता है। जो बॉडी बी आपका पहले बॉडी बी इस फिगर में जो आपका न्यूट्रल हुआ करता था, लास्ट फिगर में यही बॉडी बी आपको दिख रहा है कि बॉडी बी पे -10 कूलम का चार्ज है। तो आप इंडक्शन प्रोसेस को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? आप बता सकते हैं कि इंडक्शन प्रोसेस किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज करने का वह प्रोसेस है जिसमें अनचार्ज्ड बॉडी के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाया करता है जब इस अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज बॉडी के नजदीक ले जाएंगे। ऐसा चार्ज अपीयर कब होगा? तो जब अनचार्ज्ड बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, चार्ज्ड बॉडी के नजदीक ले जाया करेंगे, तो अनचार्ज्ड बॉडी के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाएगा। इंडक्शन के डिफिनीशन में यह सब कुछ लिखा हुआ है। इट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज्ड बॉडी in which equal and opposite charge induces on the uncharged body when it is kept close to a charged body। जब एक अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज बॉडी के क्लोज ले जाएंगे तो अनचार्ज्ड बॉडी के ऊपर इक्वल और अपोजिट चार्ज आ जाएगा। ए पे +10 तो बी पे आया -10, ए पे रहता -30 कूलम तो बी पे आ जाता +30 कूलम। तो चार्ज से रिलेटेड दो टॉपिक आपने देख लिया। एक तो चार्ज का प्रॉपर्टी जिसमें 3 प्रॉपर्टी था, चार्ज एडिटिव है, कंजर्व्ड है और क्वांटाइज्ड है। और दूसरा टॉपिक आपने देखा अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज करने का प्रोसेस, जिसे आपने बोला प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। और प्रोसेस ऑफ चार्जिंग भी आपने 3 टाइप का लिया। फर्स्ट को बोला चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन, सेकेंड को चार्जिंग बाय कंडक्शन, और थर्ड को चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्ज से रिलेटेड लास्ट बात जो अपने को जानना है, उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हेडिंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। किसी भी चार्ज को किसी भी बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो यह डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके का हुआ करता है। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे लैम्डा सिंबल से डिनोट करते हैं। तो फिगर में आपको दिख रहा है अपने पास एक रॉड है और रॉड के ऊपर टोटल Q अमाउंट चार्ज यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि यदि आप बीच से काटेंगे तो इधर Q/2 इधर Q/2, और पूरे रॉड का लेंथ L है। तो चार्ज का इस तरह से जब रॉड या कोई भी लीनियर बॉडी के ऊपर जब आप चार्ज डालेंगे तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे लैम्डा सिंबल से डिनोट करेंगे। और इस रॉड के लिए यदि आप लैम्डा कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा डिफाइंड होगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, जिसे आप बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। Q/L को बोलेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा का ऐसा यूनिट यदि देखना चाहें
तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, तो लैम्डा का ऐसा यूनिट आपका हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर। चार्ज का जो सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा से इसे डिनोट करते हैं। सरफेस मीन्स टू डायमेंशनल, जिसके पास एरिया हो। तो मैंने एक स्क्वायर टाइप का या रिक्टेंगल टाइप का प्लेट लिया और इसके ऊपर टोटल क्यू अमाउंट का चार्ज डाला। इस पूरे प्लेट का एरिया ए हो, तो इसके लिए हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जब निकालेंगे तो सिग्मा आपका होगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, जिसे आप बोलेंगे कि सिग्मा इज डिफाइंड है चार्ज पर यूनिट एरिया। ऐसा यूनिट यदि हम लोग सिग्मा का देखें तो क्यू चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब और एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। थर्ड आपका है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसे रो सिंबल से डिनोट करेंगे। और वॉल्यूम के लिए आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले लीजिए जिसके पास वॉल्यूम हो, जैसे क्यूब हो गया, स्फेयर या सिलेंडर, और उसके ऊपर आप क्यू अमाउंट का चार्ज डाल दीजिए, उसका वॉल्यूम भी बता दीजिए। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो हो जाएगा क्यू बाई भी, जिसे आप पढ़ेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यदि रो का ऐसा यूनिट देखे चार्ज कूलम, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, तो रो का ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। अब इस तीन चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले की ज़रूरत होती है, मैथमेटिकल फार्मूला, या आपका क्लास 10th में पढ़ना होता है सारा फार्मूला, तो इसकी ज़रूरत यहाँ पे होगी। और नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैट के बाद का जो चैप्टर आप गॉसेस लॉ पढ़ेंगे, वहाँ पर गॉस लॉ के एप्लीकेशन में भी ऊपर वाले इस चार फॉर्मूले की जरूरत हो जाया करेगी। चार में से दो फॉर्मूला एरिया वाला, वॉल्यूम का यूज भी हो जाएगा, वॉल्यूम का भी यूज, स्फेयर वाले वॉल्यूम का यूज हो जाया करता है। तो इसे आप याद रखिएगा यह सब फॉर्मूला। एक तो आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन में काम करेगा, और दूसरा कि गॉस लॉ के एप्लीकेशन में भी यह सेम फॉर्मूला यूज होगा। तो फर्स्ट फार्मूला आपका है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। किसी भी स्फेयर का सरफेस एरिया जो बाहर वाला पोर्शन है उसका एरिया हम लोग निकालेंगे, तो 4πr²। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3πr³। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2πrl होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²l। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a²। क्यूब के पास 6 सरफेस, क्यूब के पास हुआ करता है 6 सरफेस। और एक सरफेस जो है स्क्वायर, बाकी सरफेस भी है स्क्वायर, तो एक का एरिया a²। ऐसा ऐसा 6 सरफेस है तो टोटल एरिया 6a² हो जाएगा। और क्यूब का जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करेंगे, और यहाँ पर लेंथ विड्थ और हाइट तीनों सेम होता है, तो a वॉल्यूम ऑफ क्यूब a³, जहाँ a रहेगा क्यूब का एक साइड। तो यही आपका फॉर्मूला है जिसका यूज आपको यहाँ पे करना होगा, और नेक्स्ट चैप्टर कूलम्ब्स लॉ में भी इसका यूज हो जाया करेगा। सभी फॉर्मूला को याद कर लेंगे। तो आज आपने चार्ज का स्टडी किया, जहाँ पर आपने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनीशन देखा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच था जहाँ पर आप चार्ज के रेस्ट कंडीशन का स्टडी करते हैं। फिर आपने चार्ज का डिफिनीशन जाना कि चार्ज जो है वह प्रॉपर्टी है प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ही आपने बोल लिया सब एटॉमिक पार्टिकल। नेक्स्ट आपने चार्ज के बारे में जाना कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होगा, और चार्ज को हम लोग कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू सिंबल से डिनोट करेंगे। फिर आपको पता चला इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर का चार्ज, जिसको ई से डिनोट करेंगे, अल्फा का चार्ज और अल्फा का मास। अल्फा का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का 2 टाइम्स, और अल्फा का मास प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स। फिर मैंने आपको बताया कि चार्ज से रिलेटेड 3 बातों को जानना रहता है: चार्ज का प्रॉपर्टी, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग,
और चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, 3 टाइप का, चार्जेज आर एडिटिव, चार्जेज आर कंजर्व्ड और चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से इक्वेशन आया Q इक्वल्स टू एनी। इस पे बेस्ट आपने क्वेश्चन देख लिया जिसमें आपसे पूछ रहा था कि यह और यह चार्ज पॉसिबल है या नहीं। यहाँ से आपको पता चला कि कोई भी गिवन चार्ज हो उस चार्ज में आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर लीजिए या प्रोटॉन के चार्ज से डिवाइड कर लीजिए। यदि डिवाइड करने पे होल नंबर आ रहा है तो चार्ज पॉसिबल होगा और फ्रैक्शन आ रहा है तो कभी भी चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपने देखा सेकेंड, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने का 3 प्रोसेस, चार्जिंग बाई रबिंग और फ्रिक्शन, जिसमें ग्लास और सिल्क वाला एग्जाम्पल और एबोनाइड और उल वाला। सेकेंड प्रोसेस चार्जिंग बाई कंडक्शन। कंडक्शन में हम लोग चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी दोनों को कंडक्टिंग वायर के द्वारा कनेक्ट कर लेते हैं। और लास्ट था चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन प्रोसेस में चार्ज और अनचार्ज बॉडी को जब क्लोज लाते हैं तो अनचार्ज बॉडी के ऊपर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है और अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने का यह प्रोसेस कहलाएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। और चार्ज से रिलेटेड लास्ट टॉपिक आपका था चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, यदि रॉड हो या कोई धागा हो, स्ट्रिंग हो, रस्सी हो, इस तरीके के ऊपर इस टाइप के बॉडी लीनियर जिसके पास केबल लेंथ हो, यदि आप चार्ज डालते हैं टोटल चार्ज Q और लेंथ L, तो इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो जाएगा Q/L। यूनिट लिखा हुआ है। सेकेंड बॉडी के पास यदि सरफेस हो जैसे सर्कुलर प्लेट, स्क्वायर प्लेट या रेक्टेंगुलर प्लेट, कोई भी प्लेट वगैरह हो, तो उसके लिए आप टर्म डिफाइन करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा से डिनोट करेंगे, सिग्मा हो जाएगा चार्ज बाई एरिया। और लास्ट यदि बॉडी के पास वॉल्यूम हो, क्यूब, स्फेयर या सिलेंडर जैसा जिसके पास वॉल्यूम हुआ करता है, और पूरे पे यदि आप चार्ज डाला करेंगे, यहाँ पर चार्ज नहीं दिख रहा है तो आपको चार्ज यहाँ पर दिखा लीजिए, टोटल कितना अमाउंट का चार्ज, Q अमाउंट का। तो इस बॉडी के लिए आप डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करेंगे, या हो जाएगा चार्ज बाई वॉल्यूम। लीनियर है तो Q/L, यहाँ Q/A, Q/B, सब में चार्ज ऊपर रहेगा। लीनियर के लिए L, सरफेस के लिए A और वॉल्यूम के लिए V। और लास्ट में आपने कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला देखा, स्फेयर का एरिया और वॉल्यूम, सिलेंडर का एरिया और वॉल्यूम, और क्यूब का भी एरिया और वॉल्यूम। आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कूलम्ब्स लॉ, जिसका थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ाया जा चुका है, वीडियो अपलोडेड है। कूलम्ब्स लॉ पे क्वेश्चन का काम हम लोग उसके बाद के वीडियो में कर लेंगे।